तो बड़ी खबर यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल करने का जो रास्ता है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। एक तरह से बड़ी जानकारी आपको इससे जुड़ी दे दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बादशाह फैसले को निरस्त कर दिया है। फैसले में एएमयू की अल्पसंख्यक वाली दावेदारी को ही खारिज कर दिया गया था। हालांकि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं, ये 3 जजों की नई बेंच फैसला करेगी। लेकिन एक बार फिर से आपको यह बता देते हैं कि आज के फैसले का सार यही है कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की नई बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह के उस फैसले को पलट दिया है। अल्पसंख्यक के दर्जे पर फैसला अभी बाद में होगा, लेकिन रास्ता साफ होता हुआ उम्मीदें अब बढ़ गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से। देखिए, स्टेटस अभी हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन रास्ता फिलहाल साफ होता हुआ दिख रहा है। इंतजार अभी थोड़ा करना होगा क्योंकि अब इस मामले को नई बेंच सुनेगी। 3 जजों की नई बेंच जो आगे इस पर फैसला ये करेगी, ये तय करेगी कि दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला, क्योंकि 1967 के फैसले को पलट दिया है जिसमें उस दावे को खारिज कर दिया गया था, उस दर्जे को खारिज कर दिया गया था, और अब अधिकार है एएमयू के पास या फिर नहीं, ये देखना होगा जब नई बेंच इस पर फैसला करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। निपुण, ये महत्वपूर्ण फैसला, भले ही अभी स्टेटस क्लियर ना हो, लेकिन कम से कम अब वो रास्ता साफ हो गया है। उस पुराने 1967 के फैसले को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता नया बना दिया है आज। बिल्कुल एक नया रास्ता बना दिया है और इस फैसले के बाद नए सिरे से इस बात को देखा जाएगा कि एएमयू का दर्जा आखिर है क्या। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो दर्जा दे दिया है, वो नई बेंच ही तय करेगी। लेकिन 1967 का जो फैसला था वो बहुत बड़ी बाधा था ये दर्जा दे पाने में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज दूर किया और कहा है नए सिरे से सभी तथ्यों को देखा जाए और कुछ पैरामीटर तय किए हैं कि किसी संस्था को किसने बनाया, क्यों बनाया, पैसे किसने दिए, जमीन किसने दी, ये सारी बातें देखनी जरूरी है। तो एएमयू अगर इन पैमानों को पूरा करेगा तो ये रोड़ा नहीं होगा कि वो आज़ादी से पहले की बनी हुई संस्था है और आज़ादी के बाद यानी संविधान लागू करने के बाद अल्पसंख्यक संस्थान के लिए जो अनुच्छेद 30 में जो व्यवस्था दी गई है वो एएमयू पर लागू नहीं होती है। ये कहा था 1967 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज कि ये खत्म हो गया है और आजादी से पहले बने संस्थान भी ऐसा दर्जा पा सकते हैं। तो नए सिरे से समीक्षा होगी और नए सिरे से तय होगा। ये 3 जजों की बेंच करेगी। आप रहिएगा मेरे साथ, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त जुड़ गए हैं और उनके पास इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है। आशीष। शिरीन, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे साथ अभी एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए हैं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, एक्सक्लूसिवली, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत ही सेलिब्रेटेड एलुमनाई हैं। हामिद अंसारी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर हेलो जी, हामिद अंसारी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर हामिद अंसारी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आशीष बोल रहा हूं सर मैं। भाई, आप कितनी देर इस तरह से मुझे टांगेंगे? नहीं सर, आपको मेरी अगर आवाज सुनाई दे रही हो, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं सर, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है, 1967 के फैसले को ओवरटर्न कर दिया, आपका उस पर क्या कहना है सर? भाई, ये तो एक चीज थी, वो बहुत दिनों से चल रही थी और उसका फैसला हो गया है। मेरी नजर में अच्छा फैसला हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। सर वही एक फैसला था जी आप सर, वही एक फैसला था जिसकी वजह से माइनॉरिटी स्टेटस रोक दिया गया था और अब उसी अजीज बादशाह के फैसले को चीफ जस्टिस ने 4-3 के बहुमत से उसको फैसले को ओवरटर्न किया गया है। एक तरह से अब रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। हालांकि फैसला 3 जजों की बेंच करेगी आगे चल के, लेकिन आपको लगता है स्वागत योग्य बड़ा फैसला किया गया? जो फैसला हुआ है वो ठीक हुआ है, अब आगे देखें कि क्या होता है। सर, जैसा मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने अपने फैसले में इस बात का उल्लेख किया कि जिस तरह से पिछला जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको ओवरटर्न कर दिया गया है। हमने देखा है कि कटिंग अक्रॉस बहुत से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तमाम और एलुमनाइज भी इसका स्वागत कर रहे हैं। लीगल मामला है, एक से जो पूरा हो गया है
आगे देखा जाएगा। सर आपको लगता है कि जब ये मामला तीन जजों के बेंच पर जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाया जाएगा? आपको उम्मीद है, आप इस फैसले से खुश हैं? क्या मालूम भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने। चलिए बहुत बहुत बात है ना, ये कैसे कह सकता हूँ। फिलहाल आज के फैसले का स्वागत करते हैं सर आप? बिल्कुल करता हूँ। आपको उम्मीद थी सर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला आएगा आज? देखेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हामिद अंसारी साहब। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी आशीष ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से बात की है और उन्होंने इस फैसले को सही बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, स्वागत भी किया और कहा कि अब आगे देखना होगा कि जो नई जजों की बेंच बैठेगी तो वो इस मामले को किस तरीके से देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हामिद अंसारी का रिएक्शन एबीपी न्यूज पर आपने एक्सक्लूसिव सुना और वो इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आगे भी जो रोड़ा अटका हुआ था वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आज के फैसले को वो एक सकारात्मक तौर पर देखते हुए, और देखिए अब इस पर रिएक्शन क्योंकि लगातार आ रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत हामिद अंसारी ने भी किया है। तमाम आपने सुने किस तरह से जो राजनीतिक दलों के भी नेता हैं वो भी इस फैसले का स्वागत करते हुए, और कई एएमयू में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां के इनफैक्ट जो फैकल्टी हैं, उन्हें भी हम आपको लगातार आपके सामने रख रहे हैं और उनका रिएक्शन आपको सुना रहे हैं। और उन सभी का ये कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से उम्मीदें बढ़ी हैं, एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब वो रोड़ा जो फंसा हुआ था 1967 के फैसले से जुड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं निकल गया है, वो कांटा कहीं ना कहीं निकल गया है। और अब जब नई बेंच सुनेगी इस मामले को तो उम्मीद इस बात को लेकर कि वो दर्जा मिलेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। तो अजीज बादशाह वाला फैसला जो कोर्ट ने आज पलट दिया है, और चलिए इस पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर वो इस फैसले को लेकर किस तरीके से इसे देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं, डीयू की प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ हैं और निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले नाहिद लारी आप ही के पास आती हूँ, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं? स्वागत योग्य फैसला, क्योंकि लगातार इस फैसले को लेकर यही रिएक्शन आ रहे हैं कि अब वो रास्ता खुलता दिख रहा है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्पेशल स्टेटस, अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात कहता है। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है, और जिस प्रकार से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये ऐतिहासिक और न्याय संगत फैसला लिया है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में जो फैसला लिया है वो एक ऐतिहासिक और न्याय संगत फैसला, और इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अभी जो आप बात कर रहे थे कि अब ये देखना होगा कि आगे इस फैसले से माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके शो पे आने से पहले मैंने देखा और भी चैनल्स पे दिखा रहे थे कि सीनियर लॉयर्स बता रहे थे, स्पष्ट बता रहे थे कि 3 जजेस की बेंच जो है तय करेगी, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय कर दिया है कि किन आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो अन्य अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज है उनको किस आधार पर अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें मुख्य बिंदु ये है कि सबसे प्रमुख बात ये है कि जो जब यूनिवर्सिटी जो कायम हुई तो उस कायम करने के पीछे कौन था, किसने इसको कायम किया, उसके दिमाग की सोच थी, किसके दिमाग की सोच थी, किस मंशा के तहत इसको कायम किया। तो सबसे पहला बिंदु ये, और दूसरा बिंदु ये कि अभी उस यूनिवर्सिटी का व्यवस्था या मैनेजमेंट किसके हाथों पे है। तो अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो सर सैयद अहमद खान साहब ने इसको स्थापित किया था, और मैं आपको ये भी बताऊं, मुझे बड़ी गर्व की बात है कि मेरे वालिद साहब भी 58 से 64 तक वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े। उस वक्त मिंटो सर्कल स्कूल की भी सबसे पहले स्थापना की थी, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिस्सा, वहां पर मेरे वालिद साहब पढ़े थे। और तो ये सोच सर सैयद अहमद खान साहब की थी, और स्कूल से आगे फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। तो ये सोच सर सैयद अहमद खान साहब की थी, और आज जो मौजूदा स्थिति है उसमें मुसलमानों के अल्पसंख्यक समाज के हाथ में ही व्यवस्था है। तो स्पष्ट है कि आने वाले टाइम पे जब 3 जजों की बेंच बैठेगी तो हमें पूरा विश्वास है और भरोसा है कि न्याय मिलेगा और अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी जो पीगे समाज के योद्धा, वो हमेशा कहते हैं
कि देश में माननीय न्यायालय है और देश में इसीलिए हमेशा न्याय मिलता रहता है। आप है ये ना। समझे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का गौरव है। लाखों लाख छात्र छात्राएं पूरे विश्व से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आते रहे पढ़ने और उच्च उच्च पदों पर बैठे हैं, न केवल भारत में बल्कि पूरी इस पर आगे विश्व बात में। करेंगे, लेकिन जिस पैरामीटर की आप बात कर रही हैं उस पैरामीटर को हम अपने सहयोगी निपुण से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गीता भट्ट का रुख कर लेती हूँ। डीयू की प्रोफेसर हैं गीता, आप खुद एक शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई जिसे लेकर एक लंबे समय से कई बहस हमने देखी, कई इसे लेकर जो है वो दावे किए जाते रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, आप इसे कैसे देख रही हैं? श्री देखिए, 7 न्यायाधीशों की बेंच ने मिलकर एक निर्णय लिया, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो जो भी निर्णय है उसको हमें स्वीकारना तो है। परंतु साथ ही साथ प्रश्न ये भी उठता है कि अगर उन्होंने माइनॉरिटी का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दे दिया है, तो उसके बाद अलग से एक 3 न्यायाधीशों की बेंच बिठाकर इसमें और मूल रूप से और क्या आगे निर्णय देने को ध्यान में रखकर इस बेंच को बिठाया गया है। क्योंकि अभी जब आपके विस्तार से जब डिटेल्स इसकी आएंगी तब समझ में आएगा कि किस आधार पर, क्योंकि साथ ही साथ अभी यह भी बात आ रही है कि और भी जो माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक जिनका स्टेटस है, उनके लिए भी जिस प्रकार की गाइडलाइन बनेगी वो उनमें अब अगर कुछ बदलाव है, तो अभी वर्तमान में जो ऐसे संस्थान हैं जो कि माइनॉरिटी स्टेटस जिनका है और उन्हें जिस आधार पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो भी फंडिंग दी जा रही है, उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन आएगा, जो गाइडलाइन अब इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अभी निर्णय दिया गया है उसके आधार पर है। परंतु विषय यहाँ ये भी उठता है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हमेशा से ही क्या अल्पसंख्यकों के लिए ही आरक्षण रहा है? 2010 और 11 में यूपीए सरकार के समय में अलग से एक कमीशन की स्थापना करी गई थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इन इंडिया। उसके आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यह निर्णय लेने का जो है एक तरह से ये बदलाव आया कि वो चाहे तो अपना जो आरक्षण है वो 50% सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम जो छात्र है उनके लिए कर सकते हैं। उससे पहले तक वहां जो जनजातीय समाज के लोग हैं और अनुसूचित समाज के लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन था, आरक्षण था, परंतु वो रिजर्वेशन हटा दिया गया और उसके बदले में 50% आरक्षण जो है वह अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या इस प्रकार के बदलाव, अगर एक ऐसी इस प्रकार का निर्णय आने से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसका कि लगभग 1200 करोड़ का बजट रहा है 2022-23 का, जो कि पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट जो है दिया जाता है, अब ऐसे में अगर इस प्रकार से ये निर्णय लिए जाएंगे तो क्या आगे आने वाले समय में कभी भी कोई भी विश्वविद्यालय इस तरह के कमीशंस की आड़ में अपना आरक्षण की जो नीति है उसको बदल देगा? अच्छा, और आपकी आपत्ति ये है कि कहीं ये बदलाव उस आरक्षण की व्यवस्था पर भी असर ना डाले, ये आपकी आपत्ति है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन निपुण जिसका जिक्र यहाँ नाहिद भी कर रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब ये सवाल गीता भट्ट जी ने भी उठाया कि आखिर अब ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे। कोर्ट ने पुराना फैसला बदल दिया, लेकिन ये भी साथ कह दिया कि अब इस मामले को नई बेंच सुनेगी 3 जजों की। किस तरीके से, कोई आधार तय हुआ है, वो पैरामीटर्स क्या हैं जिनके आधार पर अब आगे इस मामले को सुना जाएगा? देखिए शिरीन, इसमें बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि 1967 का जो फैसला था वो ये कहता था कि देश आज़ाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद एएमयू को कोई ऐसा अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं है, क्योंकि ये पहले बनी हुई संस्था है और अंग्रेज़ों के ज़माने में एक एक्ट लाकर इसको बनाया गया था। तो इसको बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि संस्था कब बनी या कब नहीं बनी, वो किसने बनाई,
किस तरह से बनाई, कैसे फंड का इंतजाम किया और उसका मकसद क्या था, ये बातें, ये पैरामीटर हैं जो देखे जाएंगे। पर मैं यहां पर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा भविष्य की बात है, स्पेकुलेटिव है, लेकिन ये कहना जरूरी है। 1981 में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से एएमयू एक्ट में, और इसे मुसलमानों द्वारा स्थापित संस्था कहा गया, जिसके आधार पर 1967 का फैसला पलट गया है। ये दावा एएमयू से जुड़े लोग करते रहे और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि हाँ, 1967 का फैसला ही लागू रहेगा, 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो सही नहीं है। अब सवाल यह है कि 1981 का अमेंडमेंट सही है या नहीं है, वो दर्जा देता है या नहीं, ये भी 3 जजों की बेंच तय करेगी। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक बात मैं कह रहा था, केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो लगातार यही बातें कहती रहती है जो गीता भट्ट जी कह रही है कि वहां पे SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और ये गलत है। तो एक्ट में चूंकि केंद्र ने 1981 में बदलाव किया था, तो हम आज ये नहीं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार अभी कोई बदलाव नहीं कर सकती है। अगर केंद्र सरकार ये बदलाव करती है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और हमारे अनुदान से चल रहा है, तो SC ST OBC आरक्षण देना पड़ेगा, इस तरह की कोई बात अगर संसद के जरिए पास की जाती है, तो 3 जजों की बेंच के सामने एक वो नई चुनौती बनकर आएगा कि अतीत को भी देखना है और इस तरह का अगर कोई बदलाव कर दिया गया जो बात जहां पर फंसी हुई थी वो निकल गया इस फैसले से। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो भी एक नई चुनौती होगी इस फैसले की आड़ में, इस उम्मीद की आड़ में, जो उम्मीद अभी की जा रही है दर्जा वापस लेने को लेकर। बिल्कुल शिरीन, जो दर्शक मुझे सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं सरकार को कोई सुझाव दे रहा हूं अपनी तरफ से कि आप ऐसा कर दीजिए। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2005 में माफ कीजिएगा, यूपीए की सरकार आई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती हुई। केंद्र सरकार ने चुनौती दी और कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान एएमयू है, हाईकोर्ट का फैसला गलत है। 2016 में तब तक सरकार बदल चुकी थी, एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के नेतृत्व वाली, उसने अपना स्टैंड ही बदल लिया और एनडीए की सरकार ने कहा कि हम याचिका वापस ले रहे हैं। यह सुनवाई इसलिए होती रही क्योंकि दूसरी भी याचिकाएं थी, लेकिन केंद्र ने याचिका वापस ले ली, स्टैंड बदल लिया और कहा कि हम 1967 के फैसले को मानते हैं कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ऐसे में केंद्र ने सीधा सीधा यह रुख सुप्रीम कोर्ट में अपनाया था कि 67 का फैसला लागू रहना चाहिए। अब इसी के मद्देनजर हो सकता है कि केंद्र कुछ संशोधन की बात करे इस फैसले के बाद। अगर ऐसा सरकार करती है तो एक नई चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी कि उस संशोधन को भी देखना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति यही है कि रोड़ा हट गया है और नए सिरे से एक बेंच तय करेगी और एएमयू के अतीत को देखेगी कि कैसे बना, क्यों बना, किसने फंड दिया, क्या मकसद था, और वो एक ऐसा आधार लगता है जहां पर कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाना बहुत आसान दिखाई पड़ रहा है इस समय एएमयू के लिए। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नाहिद, मैं आपसे गीता भट्ट ने जो कहा उस पर सवाल करना चाहती हूँ। गीता भट्ट दरअसल इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं। उनकी आपत्ति ये है कि अगर ये नई बेंच जब इस मामले को सुनेगी, जो भी फैसला होता है, लेकिन अगर ये बदलाव हुआ तो कहीं वो उन पुरानी परिस्थितियों को, उन स्थितियों को भी ना बदल दे, उन व्यवस्थाओं को भी ना बदल दे जो अभी आरक्षण का उन्होंने जिक्र करते हुए इस बात को पूरा किया। आपको क्या लगता है उनकी आपत्ति कितनी सही है? देखिए, जो गीता जी बैठी, उनकी बातों का क्या जवाब देना, वो सही से वो तो अपना पूरा तफसील से अपने बारे में बताना नहीं सही समझ रही। उनको बताना चाहिए कि वो भाजपा की नेता है या भाजपा की समर्थक के नीचे प्रोफेसर लिखवा दिया। और आप ये समझे कि अभी आपके संवाददाता ने तो खुद स्पष्ट कर दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने जो बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर, कि हम चाहते हैं कि 1967 का ही फैसला जो है बरकरार रहे, उसको भी खारिज कर दिया। उसको नहीं सही माना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और न्याय संगत फैसला लिया और देश हित में फैसला लिया और ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले से पूरे विश्व में खुशी है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में खुशी है। क्यों? और जो इस फैसले के बारे में देखिए, इस फैसले के मुख्य 2 ही बिंदु हैं, केवल 2 ही बिंदु हैं इस फैसले के। एक आगे के लिए जो 3 जजों को तय करना है, इसी 2 ही मानक पर तय करना है। एक ये मानक है कि जब विश्वविद्यालय बने, चाहे एएमयू चाहे कोई भी माइनॉरिटी विश्वविद्यालय, जब वो बने तो उस वक्त जो फाउंडर थे उनके दिमाग में उनके दिमाग की क्या सोच थी, उनके दिमाग कौन थे फाउंडर जिनके दिमाग की ये सोच थी, तो और किस उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था का निर्माण कराया। दूसरा ये कि मौजूदा वक्त में इस जो भी इंस्टीट्यूट है और अब तक, उस वक्त से लेकर अब तक व्यवस्था या मैनेजमेंट किसके हाथ में है। तो स्पष्ट है इन दोनों मानकों पर
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खरा उतरता है इन दोनों मानकों पर। भाई स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान साहब ने की, उनके दिमाग की सोच थी, उन्होंने स्थापना की। और दूसरा 17 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है। मैं बड़े खुशी से, मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी जन्मदिन सर सैयद अहमद खान साहब के जन्मदिन के साथ साथ होता है। तो उनकी स्थापना थी, उनकी सोच थी, उन्होंने तालीम की रोशनी फैलाई। और दूसरा कि जब से लेकर आज तक व्यवस्था और मैनेजमेंट जो है अल्पसंख्यकों के हाथ में, तो स्पष्ट है जब ये दोनों मानकों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खरा उतर रहा है तो स्पष्ट है कि आगे भी कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने इस फैसले पर एक लंबी बहस और एक लंबे इंतजार के बाद आज ये महत्वपूर्ण फैसला दिया, ये कहते हुए कि अब ये पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर नई बेंच ये तय करेगी कि दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं। खैर, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 370 पर जारी हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के सांगली में वो रैली कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि शरद पवार और कांग्रेस वाले 370 का समर्थन करते हैं। आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो 370 वापस नहीं आ पाएगा। सुनवाते हैं आप। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के धुले में रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान एक बड़ा बयान दिया है। आपको बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा है कि जैसे ही कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, कश्मीर को लेकर साजिशें शुरू हो गई। बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से उठाकर फेंका जा रहा है। विधानसभा के भीतर अनुच्छेद 370 के समर्थन में बैनर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का साथ दिया। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को,
पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर विधानसभा से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। जम्मू में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने उमर सरकार का पुतला फूका। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरह से यह प्रस्ताव लाया गया वो असंवैधानिक है। तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और पुतला फूका जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार का। दरअसल धारा 370 पर जो प्रस्ताव पारित जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ है, उसके बाद लगातार जम्मू की सड़कों पर ऐसे नजारे दिख रहे हैं। जम्मू में कई समुदाय सड़कों पर है और आज जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उसको लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और लगातार नारेबाजी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ। लगातार यहां पर पुतले फूके जा रहे हैं और आरोप ये लगा रही हैं महिला कार्यकर्ता की संविधान की धज्जियां जो हैं वो इस बार विधानसभा में उड़ाई गई हैं और संविधान जो है उसका पालन नहीं हो रहा। साथ ही महिला कार्यकर्ता ये भी आरोप लगा रही हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इस प्रस्ताव को लाया गया वो भी असंवैधानिक था, गैर कानूनी थी। मैडम, किसका पुतला जलाया आपने, वजह क्या है? आप देखिए कि अभी असेंबली में रिसेंटली किस तरह इन्होंने धारा 370 पे प्रश्न करे हैं। हम सभी जानते हैं कि 2019 के बाद किस तरह हमारे जम्मू कश्मीर की छवि को 370 हटने के बाद किस तरह अमन शांति का माहौल, किस तरह टूरिस्ट को बढ़ावा मिला है, किस तरह मेडिकल कॉलेजेस का आना है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ नए नए बन रहे हैं, लोगों को कोई विरोध नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिस तरह असेंबली से घसीट कर इन लोगों ने बाहर निकाला है, इन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाया है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि हमने ट्रेलर दिखाया है। इसी तरह ये जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को घसीट के बाहर फेंकेंगे और दोबारा से जम्मू कश्मीर में ये उग्रवाद टेररिस्ट का जो है वो ये बिछाना चाहते हैं कि सेम हम उसी पोजीशन पे दोबारा से खड़े हो जाएं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर शुरू हुआ हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख ने सदन में 370 से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में मार्शल ने बाहर निकाल दिया। खुर्शीद शेख निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद के भाई, गुरुवार के दिन भी इन्होंने सदन में अनुच्छेद 370 लिखा पोस्टर लहराया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई और मारपीट भी हुई। तस्वीरें आपके सामने 370 को लेकर आज भी हंगामा विधानसभा के भीतर देखने को मिला। तस्वीरें जम्मू कश्मीर में किस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विधायकों के बीच हाथापाई और मारपीट भी हुई। इंजीनियर रशीद के भाई निर्दलीय सांसद खुर्शीद शेख जो सदन में अनुच्छेद 370 लिखा हुआ पोस्टर लहरा रहे थे, कल भी इन्होंने इसी तरीके से पोस्टर लहराया था और इसी को लेकर हंगामा काफी बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें मार्शल ने बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जब से 370 का प्रस्ताव, उसकी बहाली का प्रस्ताव पारित हुआ है, तब से ही हर दिन यहां हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी बड़ा आरोप ये कहते हुए लगा रही है कि कश्मीर के खिलाफ साजिशें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं और वहां का अमन चैन छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी अब से थोड़ी देर पहले इसे लेकर बड़ा हमला किया, कहा कि कांग्रेस ने तो हमेशा ही आतंकवाद और अलगाववाद का साथ दिया है और वही प्रयास एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हो रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, इस तरह से हंगामा विधानसभा के अंदर। बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला और बीजेपी इसको लेकर विरोध भी कर रही है। सड़कों पर उतरे हुए हैं कार्यकर्ता, ये कहते हुए कि वहां किस तरह से हंगामा हो रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर में 370 पर जारी हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के सांगली में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार और कांग्रेस वाले 370 का समर्थन करते हैं, लेकिन आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो 370 वापस नहीं आएगा।
कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं है। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। और सदन के अंदर हंगामे के बाद बीजेपी के विधायक असेंबली के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वो अनुच्छेद 370 वाले प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी लगातार 370 की वापसी वाले विधायक को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने सदन शुरू होते ही एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और इसी बीच जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने बैनर निकालने की कोशिश की, जिसके चलते मार्शल्स ने उनको मार्शल आउट किया। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा और उसके बाद बीजेपी के विधायक जब वेल में आए तो उनको भी मार्शल आउट किया गया। तकरीबन 17 बीजेपी के विधायक जो है जिनको मार्शल्स ने विरोध प्रदर्शन के चलते सदन से बाहर निकाला, जबकि बाकी बचे जो 10 विधायक थे उन्होंने सदन से वॉकआउट करते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर अपनी एक पैरेलल सदन लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्यामलाल चौधरी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनको यहाँ पे सांकेतिक तौर पर स्पीकर बनाया गया है, जबकि बाकी सभी बीजेपी विधायक ऐसे ही कोरम में बैठे हैं कि मानो जो सदन की कार्रवाई है वो यहीं पे चल रही है। ये जो कोरम चल रहा है यहाँ पे आप पैरेलल में चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? देखिए, हमने लोगों की आवाज रखनी है। जिस आवाज को हमने अंदर हाउस के अंदर रखना था, वहां पे इस स्पीकर की वजह से मार्शल आउट किया गया हमारे सारे ऑनरेबल मेंबर्स को। हमने पैरेलल यहाँ पे लोगों की असेंबली लगाई है, लोगों की आवाज उठाने के लिए। आज सदन का आखिरी दिन है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई, कुछ भी काम नहीं हो पाया, तो कैसे? ये पहले ही मन बना के आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही मन बना के आई थी। वो केवल छल कपट से, बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से एक रेजोल्यूशन के नाम पे, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन के नाम पे एक कागज मूव करेंगे और उसके बाद उस पे हाय हल्ला करेंगे। ये पहले ही मन बना के, ये चाहते ही नहीं है कि गवर्नर एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स हो। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक काम करना दोनों दलों की आदत रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष सुनील जब बोलेंगे जो कुछ आज हुआ, लगातार तीसरे दिन आज हंगामा ही हो रहा है। देखिए, आज भी मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक सेटअप का सबसे डार्केस्ट डे है, सबसे काला दिन है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो तो देखिए, बीजेपी विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और इसी को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है, सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, उस प्रस्ताव को असंवैधानिक बता रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि सरकार दरअसल दोबारा से वो माहौल कश्मीर में लाना चाहती है जो अशांत कश्मीर की तस्वीर बयां करती है। आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की करते हैं। समोसे जो लाए गए उनके लिए उस पर काफी घमासान बढ़ गया। देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि सुक्खू सरकार को सीएम के समोसों की चिंता है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू सीआईटी दफ्तर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां उनके लिए 5 स्टार होटल से समोसे लाए गए, लेकिन समोसे सीएम की बजाय उनके स्टाफ को बांट दिए गए। अब स्टाफ को समोसे सर्व किए जाने की सीआईडी जांच हुई है। इस मामले में 5 पुलिस कर्मियों को नोटिस दिया गया है। भाजपा आरोप लगा रही है कि आप समोसे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। भाजपा आरोप लगा रही है कि आप समोसे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। भाजपा आरोप लगा रही है कि आप समोसे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जो सीएम के लिए समोसे लाए गए थे
वो स्टाफ में बांट दिए गए और इसी का विरोध यहां पर किया जा रहा है। लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सुक्खू सरकार को प्रदेश से ज्यादा दरअसल इन समोसों की चिंता है। इस तरह से हिमाचल सरकार के सीआईडी विभाग ने एक बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे मुख्यमंत्री तक न पहुंचने की घटना की जांच करवाई, उससे यह सरकार जनता के बीच हास्य की पात्र बन गई है। हिमाचल प्रदेश का सीआईडी विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर असामाजिक और आपराधिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने में नाकाम है, परंतु मुख्यमंत्री तक समोसे नहीं पहुंचे इस घटना की जांच करने के लिए सक्षम है। ये हालात आज हिमाचल सरकार के हैं। मुख्यमंत्री जी के किसी कार्यक्रम के लिए समोसे मंगाए गए रेडिसन होटल शिमला से, और उसमें उन समोसों को कुछ लोगों ने वहां पर स्टाफ के लोगों ने खा लिया। उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी समोसों की। अब उसमें हैरानी वाली बात यह है कि पहला तो ऐसी छोटी सी चीज के ऊपर इंक्वायरी बिठाना और उसके बाद इतने बड़े अधिकारियों को इसमें स्लिप्त करना, और उसके बाद जिन लोगों की गलती ध्यान में आ रही है उनको एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट ऐसा उनको शब्द दिया गया है। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार को सिर्फ जनता की चिंता नहीं है, अपने कार्यक्रम के अंदर जो समोसे खाए जा रहे हैं उसकी इंक्वायरी की चिंता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के डीजी सीआईडी संजीव रंजन ओझा ने कहा है कि सीआईडी की अंतरिम जांच रिपोर्ट वायरल होना चिंता का विषय है, लेकिन मामले का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। बड़ी दुखद बात है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। इधर यूपी के बांदा में एक मस्जिद को लेकर धार्मिक कलेश शुरू हो गया है। बड़ी खबर इससे जुड़ी है कि विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि ऐतिहासिक देवेश्वर पर्वत पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया। इसी पर्वत पर शिव मंदिर भी स्थापित है। आरोप के मुताबिक कोरोना काल में अवैध तरीके से पहले पर्वत पर मजार का निर्माण किया गया, बाद में उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। अब इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सीएम योगी को शिकायती पत्र लिखा है। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो विश्व हिंदू परिषद का ये बड़ा आरोप, देवेश्वर पर्वत पर शिव मंदिर भी स्थापित है। कोरोना काल में पहले वहां पर मजार बनाई गई और उसके बाद उस पर मस्जिद का भी निर्माण किया गया, और इसी को लेकर ये पत्र योगी आदित्यनाथ को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लिखा गया है, जिस पर यह कहा गया है कि मामले की पहले जांच की जाएगी, फिर इस पर आगे की कार्रवाई होगी। अगर अवैध निर्माण वहां पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी वामदेव की ऋषि की नगरी है हमारी बांदा, और वहाँ पर वामदेव ऋषि ने तपस्या उस पर्वत में की थी। वहाँ पर मस्जिद निर्माण का ऐसा कोई कारण ही नहीं बनता कि वहाँ पर मस्जिद बने, मगर कोरोना काल में कुछ तथाकथित लोगों ने वहाँ पर एक महिला को बरगला फुसला के उसकी ज़मीन की तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो घटना प्रभु की इच्छा से उसके साथ हो गई तो वो डर गई, उसने वो ज़मीन उसको दे दी। उसके बाद इन्होंने कोरोना काल में धीरे धीरे वहाँ पर उसको एक मस्जिद का रूप दे दिया। इसके लिए हमने जिला प्रशासन से 2-3 बार जाँचें करवाई हैं, लेखपाल कानूनगो वगैरह की जाँचें इसमें हुई, मगर उसके बाद अब हम इसकी मस्जिद के लिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसकी पूरी जाँच करवा के इसका जो सही है उसका निर्णय लिया जाए और आगे उचित कार्रवाई इसमें होनी चाहिए इसके, क्योंकि हिंदू समाज में इसके लिए बहुत आक्रोश है। ये घटना आप लोगों के माध्यम से हमें भी पता चली है, तो आप लोगों का ये भी कहना है कि जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया गया है, तो आवेदन अगर मुझे मार्क किया गया है तो मैं उसकी जाँच कराऊँगा, और अगर जो अवैध है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस वक्त योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, आपको सीधा सुनवाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित भारत के शौर्य का प्रदर्शन करके भारत की आजादी के लिए जिस महान क्रांतिकारी ने मेरठ में इस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था,
ऐसे धन सिंह कोतवाल जी के स्मारक को भी आगे बढ़ाने का काम है डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ही बना रहे हैं। और यह भी मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनके नाम पर ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे यहां के खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। यूरोप की सुविधा यही मेरठ में आपको मिलेगी, मुजफ्फरनगर में आपको प्राप्त होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स के हब के रूप में मेरठ उभरा है, जो मुजफ्फरनगर दंगों की आंच को झेलते झेलते झुलस रहा था। आज हमें प्रसन्नता होती है कि मुजफ्फरनगर अपने गन्ने की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसी आह्वान के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव है, 20 नवंबर को चुनाव है। हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है, अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आई हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। बना के जिता के भेजेंगे, मिथिलेश जी को विजयी बना के भेजेंगे। मीरापुर के घर घर तक इस संदेश को लेके जाएंगे। भाजपा और आरएलडी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करेंगे, बताएंगे ना कि सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत के लिए भाजपा और आरएलडी आवश्यक है, बताएंगे ना। इसलिए आरएलडी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मिथिलेश पाल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।